नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत। वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम के बारे में। हम इस सिस्टम की कुछ खास बातें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बातें थीं, और इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स को भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां थीं। आपने एक कमेंट किया था कि मेंस के जो आंसर्स हैं उनको कैसे इन्हेंस किया जाए, उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करी जाए ताकि दूसरों से ज़्यादा मार्क्स आएँ। देखो, 2-3 मार्क्स तो नहीं बढ़ता है, एक आध मार्क्स का अंतर रहता है। मतलब कि मान लो कि एवरेज मार्क्स है 3 तो आपको 4, 4.5 नंबर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इतना इतना ही काफ़ी होता है। तुम सोचो, अगर तुम एक पेपर में हर आंसर में तुमने 1 मार्क्स ज़्यादा पाया तो क्या होगा। एक पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि तुमने 20 मार्क्स ज़्यादा पाया। वैसे ही 4 पेपर होगा, जीएस 1, 2, 3, 4, और हर पेपर में तुम 20 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हो तो 4, 20, 80 मार्क्स। समझ रहे हो, तुम्हारा 80 मार्क्स बढ़ेगा। चलिए, 1 नंबर नहीं, हम आधा आधा नंबर ही ज़्यादा पाते हैं हर आंसर में, तो क्या होगा, मैं हर पेपर में 10 मार्क्स पाऊँगा ज़्यादा। मतलब कि 4 पेपर में जीएस 1, 2, 3, 4 में मुझे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। समझ गए बात। ये 40 मार्क्स आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकता है और आपको आईएएस भी बना सकता है। आपका जो होम कार्डर है ना, वो दिला सकता है। तो आप देख रहे हो कि हर आंसर में आधा नंबर बढ़ाने से कितना बड़ा चेंज आ रहा है। समझ गए बात। चलिए, तो हम करेंगे क्या, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको हम फॉलो करेंगे। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। While the British established a judicial system based on the rule of law, in practice this system suffered from numerous drawbacks. सिंपल सी बात कह रहा है कि ब्रिटिश ने एक जुडिशल सिस्टम बनाई थी रूल ऑफ लॉ पर आधारित। तो पहला पार्ट ये होगा कि आपको प्रूव करना है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ के आधार पर वो सिस्टम बना हुआ था। फिर कह रहा है कि इसमें कई सारे ड्रॉबैक भी थे, तो आपको उनमें जो कमियां हैं वो बताना है। एनालाइज कीपिंग इन माइंड डेवलपमेंट्स बिटवीन 1793 टू 1833। इस काल के दौरान, इन साल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन लाए गए, उनको ध्यान में रख करके आपको ये बात कहनी है कि हाँ, उन्होंने रूल ऑफ लॉ यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। जो सिस्टम था वो इसी रूल ऑफ लॉ पर आधारित था और उनकी ये कमियां थीं। समझ गए बात। तो आपका जो इंट्रो होगा, बॉडी के आपके 2 पार्ट होंगे और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। इंट्रो कैसे लिखें ये देखते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं कि हमारा जो पहले का सिस्टम था वो ट्रेडिशनल पर आधारित था और जो हमारे कस्टमरी लॉ थे उन पर आधारित था। हिंदुओं पर हिंदू के लॉ अप्लाई होते थे, मुस्लिम पर शरिया लॉ उनके जो अप्लाई हैं, जैसे कि उनके जो लॉ हैं वो अप्लाई होते थे। ब्रिटिश ने यहाँ पर आकर के जो जस्टिस को डिलीवर करने का सिस्टम है उसको उन्होंने रिफॉर्म किया। हमारे यहाँ उन्होंने लॉज का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सबके लिए समान हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों पर एक ही तरह का लॉ अप्लाई होगा। उन्होंने यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया। ये जो रिफॉर्म है वो शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने और इसको स्टेबलाइज किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। समझ के बात। तो यहाँ पर आपने एक इंट्रो लिख दिया। आपका इंट्रो या तो 1 लाइन का होगा या तो 2 लाइन का होगा। इस 3rd लाइन को आप न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद आप कहेंगे कि फॉलोइंग्स वेयर फीचर्स ऑफ ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम। ठीक है ना। आप कहेंगे कि 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड है वो लाया गया था, जिन्होंने उस समय चल रहे कोड को कंपाइल किया, उसको रिफॉर्म किया। जैसे कि जो जुडिशियल प्लान बनाया गया था कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत 1793 में, उन्होंने भारत के सिस्टम को रिफॉर्म किया। ओपन कोर्ट की स्थापना करी गई। ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि सुनवाई खुले में होगी। अगर कोई जज बैठा है और वहाँ पर अलग अलग लोग आ रहे हैं, मतलब कि ये 2 व्यक्ति हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, ये जज है,
ठीक है ना। तो इनके अलावा बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही प्रक्रिया आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, कार्रवाई वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो जज होगा उससे कोई भी पार्टी कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये पार्टी जज से कांटेक्ट कर पा रहा है हियरिंग से पहले तो इसको घूस खिला देगा, इसको इन्फ्लुएंस कर लेगा, बोलेगा कि आप भी पंडित, हम भी पंडित, हमारे पक्ष में फैसला दे दीजिए। तो जो कास्ट सिस्टम है वो यहाँ पर आ सकता है, या फिर ब्रिटिश जज को कई तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सभी के पास कोर्ट में जाने का अधिकार होगा, चाहे आप पर्सनली जाएं या फिर आप किसी वकील की सहायता से जाएं। अब इंडियन जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि आप ब्रिटिश को भी सू कर सकते हैं। और कितना पावर चाहिए, हम लोग कॉलोनी थे, हम लोग क्या थे, हम लोग एक उपनिवेश थे ब्रिटिश का, उन्होंने इतने पावर दिए थे उस समय में 1793 के समय में, समझ गए। ये बात देखने सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ हमें ये पावर दिया गया, हमें इतना रिफॉर्म किया गया, मगर वास्तव में क्या हुआ कि ये जो चीज़ है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हुई। कैसे नहीं हुई हम तुरंत देखेंगे। अभी 1833 में एक लॉ कमीशन बनाया गया, किनके अध्यक्षता में, मैकॉले की अध्यक्षता में, जिन्होंने भारतीय लॉ को कोडिफाई किया, इंडियन पीनल कोड बनाया और कोड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया। आपके आंसर में दो बातें कम से कम होनी चाहिए, पहला होगा कॉर्नवालिस कोड और दूसरा होगा लॉ कमीशन मैकॉले वाला। क्या कह रहा था सवाल में, क्या बोला इसने, सवाल में इसने ये बोला कि आपका जो डेवलपमेंट होगा 1793 से लेकर के 1833 के बीच में होगा। 93 में आया था कॉर्नवालिस कोड और 33 में आया था इंडियन पैनल कोड और सीपीसी भी। समझ गए बात, मैकॉले वाला। तो अगर आपने इनका जिक्र नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा है, आपको नंबर कम मिलेगा। इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर ये पॉइंट दिए हैं ताकि आप इनको ध्यान में रखें। क्लियर बात है। चलिए, उन्होंने, ब्रिटिश ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जस्टिस प्रोवाइड करने का जहां पर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का हायरार्की होगा। मतलब कि आप जिला कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर न्याय नहीं मिला तो आप जो प्रोविंस का कोर्ट है, जैसे कि हमारा आज का हाई कोर्ट है, वहां जा सकते हैं। अगर नहीं मिला तो जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जा सकते हैं। समझ गए। ये सिविल और क्रिमिनल कोर्ट का पूरा हायरार्की होगा। जो कास्ट पंचायत हमारे यहाँ थे उससे जो जुडिशियल पावर है वो ले लिया गया। अब कास्ट पंचायत करता क्या था कि जातिवाद फैलाता था हमारे समाज में। जो दलित हैं उन पर अत्याचार होता था, उनको न्याय नहीं मिल पाता था। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है, कितना ज़्यादा रिजिड है। तो इसी कारण से हमारे यहाँ ब्रिटिश ने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर के आए। चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, दलित हैं, आपके प्रति जैसे कि आप पर जो लॉ अप्लाई होगा दूसरों पर भी वही अप्लाई होगा। मतलब कि आपकी सामाजिक स्थिति के हिसाब से आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। ये तो बातें थी खास हमारे सिस्टम के बारे में कि उन्होंने भारत का जो जुडिशल यूनिफिकेशन है वो कर दिया। एक ही तरह का जो कोर्ट है वो सभी के लिए इस्टेब्लिश हुआ, सभी लोग उस कोर्ट का, उस लॉ का इस्तेमाल कर सकते थे। मगर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कागज़ पर ही रहा। हुआ क्या, प्रैक्टिस में भारतीयों को इससे काफ़ी दिक्कत हुई। सबसे पहली समस्या ये हुई कि ये जो लॉ थे वो विदेशियों के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने हमारी जो रियलिटी है उसको नहीं समझा, हमारे समाज की जो मेन बातें हैं उनको नहीं समझा। सिविल सेवक और पुलिस, इनके हाथ में ज़्यादा पावर आ गया। जो लोअर हायरार्की था, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी जनता के नज़दीक था, जैसे कि वकील हैं, आपके जिला कोर्ट के जज हैं, वो लोग भयंकर करप्शन करने लग गए। लोगों को न्याय मिलना बंद हो गया। प्लस डिले हुआ, जस्टिस का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। और जो पुलिस है उसके अंदर पावर आने के बाद, जैसे कि एक कहावत है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो जो कोतवाल का में जो पावर आई ना वो इसी बात, जैसे कि वो इसी जो कहावत है उसमें कही गई, उसी के हिसाब से कही गई है।
तो यहाँ पर जो करप्शन है ये बढ़ा और यही करप्शन आगे जा कर के 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारक बना। 57 की क्रांति के पीछे कई सारे कारक जिम्मेदार थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है ना, उनमें ये करप्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है। क्रिमिनल केस में यूरोपियन के प्रति हम केस तो फाइल कर सकते थे, मगर यूरोपियन के प्रति जो केस फाइल करेंगे ना, उसको एक यूरोपियन जज सुनेगा। कौन सुनेगा? यूरोपियन जज सुनेगा, जो यूरोपियन के प्रति एक जो लिबरल रवैया है वो रखेगा, इनको फेवर करेगा। अगर कोई भारतीय जज इनका केस सुने तो समस्या हो जाएगी ना। आप जा करके अब होमवर्क के रूप में इल्बर्ट बिल पढ़ना। क्या करना? इल्बर्ट बिल को पढ़िएगा, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा बढ़िया से। समझ के बाद ये बोल के किया गया ये काम कि यूरोपियन का केस यूरोपियन जज सुनेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय अपने घरों में महिलाओं को तो इज्जत दे नहीं सकते। ये अंग्रेज़ों की अपना, जैसे कि रियल में कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय बाबू हैं वो अपने घरों में अपनी महिलाओं को इज्जत तो दे नहीं सकते, हमारी महिलाओं को क्या इज्जत देंगे। इसी को इस्तेमाल किया हमारे जो समाज सुधारक हैं उन्होंने, कि देखो किस तरह से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को लेकर के हमारे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं, हमें अब रिफॉर्म करना होगा, महिलाओं की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। तो जो बातें थी ना, वही आगे जा कर के समाज सुधार में एक बड़ा रोल प्ले किया। अगला, ये जो फॉर्मल सिस्टम था वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। बिना वकील के दलील नहीं होगा, बिना वकील के केस आगे नहीं बढ़ेगा। गरीब थे, अनपढ़ लोग थे, वो लोग कोर्ट से दूर हो गए। समझ गए? तो ये मेन 4 कारण थे, मेन 4 ड्रॉबैक थे ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ। अब आता है कंक्लूजन। आप पूरी बात को समराइज कर देंगे इन टर्म्स में। वाइल इन थ्योरी नया सिस्टम कुड बी क्रेडिटेड फॉर अडॉप्शन एंड लॉडेबल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब उन्होंने रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ लेकर के आए, मगर ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप था दूसरे केस में, इम्प्लीमेंटेशन के केस। मतलब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मतलब कि हमारा इंटेंशन तो ठीक था, मगर इसको हम लोग ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यही इसका मेन ड्रॉबैक है। समझ के बात? तो ये थी बातें हमारी आज की। अच्छा लगे तो लाइक, खराब तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।